नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को भेजी 15 मिलियन टन राहत सामग्री। विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी देश को भेजे गए 2 एयरक्राफ्ट में 80 तलाशी और बचाव विशेषज्ञ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 2376 लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई एकजुटता। कहा संकट की इस घड़ी में भारत म्यांमार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम से जेपी नड्डा का संबोधन। कहा बिहार के लोग राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से रोकें। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को दें अपना आशीर्वाद। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में आए भूकंप को लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए विशेष राहत सामग्री और मदद पहुंचाने में जुटा है। हमारे प्रधानमंत्री ने म्यांमार को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की और कहा कि भारत इस संकट में म्यांमार को हर संभव सहायता भेजना चाहता है। ऑपरेशन ब्रह्मा को लेकर विशेष प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमार संकट में सक्रिय रूप से भारत प्रथम मददगार की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार के सैन्य प्रमुख से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। A massive earthquake struck Myanmar yesterday around afternoon time. We all are aware of the kind of destruction that it has left. Massive loss of life and property has been reported. Soon after the tragedy struck Myanmar, our Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support, all possible support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. India, as you are aware, we have been actively playing the role of first responder in such situations during natural disasters. म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2376 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई है। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताव में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यांगून पहुंच चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामानों में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में हुई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण और अधिक जीवंत बनाना हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक चुनौती भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को समय से पहले पूरा किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार और सभी देशवासियों की सराहना करती हूँ। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर है। उन्होंने बिहार के लोगों से राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करें। ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुई, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता था? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जो आवश्यकता है उसको हमने। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूर्वांचल के लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, उसी दिशा में देश चल पड़ता है। विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बात सच है
कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चाणक्य की भूमि जहां हमने नीति को सीखा, गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुरक्षा बलों को इस सफलता के लिए बधाई उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साहस को नमन करता हूं। हमारी सरकार को इस संबंध में लगातार सफलता मिल रही है। लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा बलों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। देश में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर एक जन स्वास्थ्य समस्या है। राजधानी नई दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर पर आयोजित 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर की सही समय पर जांच और इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की जांच करा रही है ताकि गैर संचारी बीमारियों का पता समय रहते पता चल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 29 करोड़ ओरल कैंसर और 15 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर के पास ही कैंसर की जांच और इलाज की सुविधा मिल सके। Under Ayushman Bharat, we have laid special emphasis on screening of the non-communicable diseases. It's a population-based screening for individuals aged 30 years and above, wherein we screen them compulsorily for NCDs, which includes diabetes, the burden of which is increasing in India tremendously. India is now to be known as the diabetes capital of the world, and which is not a very good title that we have earned, but I'm just trying to say that this is a huge challenge for us. So we're screening people aged 30 and above for diabetes, for hypertension, and 3 types of common cancers. And when I say 3 types of common cancers, it includes oral cancer, it includes breast cancer, and it includes cervix cancer as well. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद से ठीक 2 दिन पहले 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ये सभी कर्मी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कार्य करेंगे और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2005 से पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के केवल 449 पद थे।
जो जरूरत के हिसाब से बेहद कम थे। साल 2018 में 1204 नए पदों की स्वीकृति के बाद ये संख्या 1653 हो गई। इसी प्रक्रिया में 715 नए अनुवादकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने शेष रिक्त पदों को भी जल्द भरे जाने की बात कही है। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी मौजूद रहे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं। विकास कार्यों की, विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री
का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता हैं और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is of rice. 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर करीब 659 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। समीक्षा अवधि के दौरान गोल्ड रिजर्व 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 77 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इससे पहले 14 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 654 अरब डॉलर हो गया था। यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त देखने को मिली है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 705 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में हुई बढ़ोतरी में से रुपया भी मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियादी ढांचे को दर्शाती है और इससे आरबीआई को रुपए में अस्थिरता आने पर उसे स्थिर करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा कंपनी ईवाई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4% और वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपने खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए, जिससे ये उच्च आय वाले देशों में देखे जाने वाले स्तरों के करीब आ सके। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की युवा आबादी और बढ़ते कार्यबल को देखते हुए सरकार को शिक्षा पर होने वाले खर्च को वित्त वर्ष 2048 तक जीडीपी के मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.5% करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 3.8% तक बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जो 2021 तक 1.1% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम आय और अधिक आबादी वाले राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। नेपाल में शुक्रवार को राजशाही बहाली की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात सामान्य होने पर शनिवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा कि अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस सब के पीछे ज्ञानेंद्र शाह हैं। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और घटना की पूरी जांच हो और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।
खेलों में बढ़ रहे नवाचार और प्रौद्योगिकी का प्रयोग अब गोल्फ में भी नजर आ रहा है। गोल्फ की कोचिंग और प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए दिल्ली गोल्फ जोन अकादमी की शुरुआत की गई है। हर मौसम में उपयोगी यह वर्चुअल गोल्फ ट्रेनिंग सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वर्चुअल गोल्फ कोर्स में खिलाड़ी अपने खेल का अभ्यास करने के साथ साथ बारीकी से अपने खेल का विश्लेषण कर सकते हैं। दिल्ली गोल्फ जोन का लक्ष्य नए और युवा खिलाड़ियों को गोल्फ से जोड़ने और उन्हें उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान करने के साथ साथ देश भर में गोल्फ को बढ़ावा देना है। वहीं दिल्ली गोल्फ जोन के संचालकों का मानना है कि यह सेंटर गोल्फ के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। हमारा कंसेप्ट यही था कि किस तरीके से गोल्फ एक जो स्पोर्ट है जिसको लोगों के दिमाग में कुछ वहम होते हैं कि मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक ऐसा हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर और एक प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाई है जिसमें चाहे आपकी बाहर धूप हो, ठंड हो, दिल्ली में तो हम जानते ही हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारा पूरा जो इंडोर सेंटर है इसमें जो गोल्फ़र बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी गोल्फ़ कर रहे हैं और आज वो ड्राइविंग रेंज पे जाते हैं, कोर्स में जाते हैं, पर बारिश हो जाती है तो नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक माध्यम यहाँ मिल जाता है कि वो कैसा भी मौसम हो यहाँ पे आके वो अपनी गेम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारे एस्पायरिंग गोल्फर्स जो हैं, जो कि गोल्फ का स्पोर्ट देखते हैं और उनको देखने में बड़ा रोमांचक लगता है और सीखने की एक वो रहती है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है और प्रैक्टिस सेंटर भी है जिसमें हम कोचिंग देते हैं। कि 9वें मुकाबले में आज साल 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस और 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे। पांड्या पहला मैच बैन होने की वजह से नहीं खेल पाए थे। 2022 में हार्दिक की ही कप्तानी में गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी और वहीं आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था, जहां उसे 11 रन से हार मिली थी। वहीं मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीतकर आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपना खाता खोलना चाहेंगी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। प्राप्नोत्येव महद्यशः वस्तुतः वर्षस्य तु सम्बन्धः मानवव्यवहारेण वर्तते। व्यवहारे अस्माकं तु त्रयाणां प्रयोगः वैक्रमाब्दः, शकाब्दः, आधुनिकख्रीष्टाब्दः।
नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को भेजी 15 मिलियन टन राहत सामग्री। विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी देश को भेजे गए 2 एयरक्राफ्ट में 80 तलाशी और बचाव विशेषज्ञ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 2376 लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई एकजुटता, कहा संकट की इस घड़ी में भारत म्यांमार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक, आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम से जेपी नड्डा का संबोधन, कहा बिहार के लोग राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से रोकें। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को दें अपना आशीर्वाद। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में आए भूकंप को लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए विशेष राहत सामग्री और मदद पहुंचाने में जुटा है। हमारे प्रधानमंत्री ने म्यांमार को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की और कहा कि भारत इस संकट में म्यांमार को हर संभव सहायता भेजना चाहता है। ऑपरेशन ब्रह्मा को लेकर विशेष प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमार संकट में सक्रिय रूप से भारत प्रथम मददगार की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार के सैन्य प्रमुख से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। A massive earthquake struck Myanmar yesterday around afternoon time. We all are aware of the kind of destruction that it has left. Massive loss of life and property has been reported. Soon after the tragedy struck Myanmar, our Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support, all possible support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. India, as you are aware, we have been actively playing the role of first responder in such situations during natural disasters. म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2376 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई है। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताव में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यांगून पहुंच चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामानों में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में हुई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण और अधिक जीवंत बनाना हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि हमारे लिए चुनौती भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को समय से पहले पूरा किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार और सभी देशवासियों की सराहना करती हूँ। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर है। उन्होंने बिहार के लोगों से राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करें। ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुई, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जो आवश्यकता है उसको हमको। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूर्वांचल के लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, उसी दिशा में देश चल पड़ता है। विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बात सच है
कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चाणक्य की भूमि जहां हमने नीति को सीखा, गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुरक्षा बलों को इस सफलता के लिए बधाई उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साहस को नमन करता हूं। हमारी सरकार को इस संबंध में लगातार सफलता मिल रही है। लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा बलों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। देश में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर एक जन स्वास्थ्य समस्या है। राजधानी नई दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर पर आयोजित 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर की सही समय पर जांच और इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की जांच करा रही है ताकि गैर संचारी बीमारियों का पता समय रहते पता चल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 29 करोड़ ओरल कैंसर और 15 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर के पास ही कैंसर की जांच और इलाज की सुविधा मिल सके। Under Ayushman Bharat, we have laid special emphasis on screening of the non-communicable diseases. It's a population-based screening for individuals aged 30 years and above, wherein we screen them compulsorily for NCDs, which includes diabetes, the burden of which is increasing in India tremendously. India is now to be known as the diabetes capital of the world, and which is not a very good title that we have earned, but I'm just trying to say that this is a huge challenge for us. So we are screening people aged 30 and above for diabetes, for hypertension, and 3 types of common cancers. And when I say 3 types of common cancers, it includes oral cancer, it includes breast cancer, and it includes cervix cancer as well. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद से ठीक 2 दिन पहले 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ये सभी कर्मी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कार्य करेंगे और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2005 से पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के केवल 449 पद थे।
जो जरूरत के हिसाब से बेहद कम थे। साल 2018 में 1204 नए पदों की स्वीकृति के बाद ये संख्या 1653 हो गई। इसी प्रक्रिया में 715 नए अनुवादकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने शेष रिक्त पदों को भी जल्द भरे जाने की बात कही है। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी मौजूद रहे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं विकास कार्यों की। विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर करीब 659 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। समीक्षा अवधि के दौरान गोल्ड रिजर्व 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 77 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इससे पहले 14 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 654 अरब डॉलर हो गया था। यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त देखने को मिली है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 705 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में हुई बढ़ोतरी में से रुपया भी मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी ढांचे को दर्शाती है और इससे आरबीआई को रुपए में अस्थिरता आने पर उसे स्थिर करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा कंपनी ईवाई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4% और वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपने खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए, जिससे ये उच्च आय वाले देशों में देखे जाने वाले स्तरों के करीब आ सके। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की युवा आबादी और बढ़ते कार्यबल को देखते हुए सरकार को शिक्षा पर होने वाले खर्च को वित्त वर्ष 2048 तक जीडीपी के मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.5% करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 3.8% तक बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जो 2021 तक 1.1% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम आय और अधिक आबादी वाले राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। नेपाल में शुक्रवार को राजशाही बहाली की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात सामान्य होने पर शनिवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा कि अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस सब के पीछे ज्ञानेंद्र शाह हैं। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और घटना की पूरी जांच हो और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। खेलों में बढ़ रहे नवाचार और प्रौद्योगिकी का प्रयोग अब गोल्फ में भी नजर आ रहा है। गोल्फ की कोचिंग और प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए दिल्ली गोल्फ जोन अकादमी की शुरुआत की गई है। हर मौसम में उपयोगी यह वर्चुअल गोल्फ ट्रेनिंग सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वर्चुअल गोल्फ कोर्स में खिलाड़ी अपने खेल का अभ्यास करने के साथ साथ बारीकी से अपने खेल का विश्लेषण कर सकते हैं। दिल्ली गोल्फ जोन का लक्ष्य नए और युवा खिलाड़ियों को गोल्फ से जोड़ने और उन्हें उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान करने के साथ साथ देश भर में गोल्फ को बढ़ावा देना है। वहीं दिल्ली गोल्फ जोन के संचालकों का मानना है कि यह सेंटर गोल्फ के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। हमारा कंसेप्ट यही था कि किस तरीके से गोल्फ एक जो स्पोर्ट है जिसको लोगों के दिमाग में कुछ वहम होते हैं कि मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक ऐसा हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर और एक प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाई है जिसमें चाहे आपकी बाहर धूप हो, ठंड हो, दिल्ली में तो हम जानते ही हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारा पूरा जो इंडोर सेंटर है इसमें जो गोल्फ़र बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी गोल्फ़ कर रहे हैं और आज वो ड्राइविंग रेंज पे जाते हैं, कोर्स में जाते हैं, पर बारिश हो जाती है तो नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक माध्यम यहाँ मिल जाता है कि वो
कैसा भी मौसम हो यहाँ पे आके वो अपनी गेम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारे एस्पायरिंग गोल्फर्स जो हैं, जो कि गोल्फ का स्पोर्ट देखते हैं और उनको देखने में बड़ा रोमांचक लगता है और सीखने की एक वो रहती है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है और प्रैक्टिस सेंटर भी है जिसमें हम कोचिंग देते हैं। कि 9वें मुकाबले में आज साल 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस और 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे। पांड्या पहला मैच बैन होने की वजह से नहीं खेल पाए थे। 2022 में हार्दिक की ही कप्तानी में गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी और वहीं आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था, जहां उसे 11 रन से हार मिली थी। वहीं मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीतकर आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपना खाता खोलना चाहेंगी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।